मौसर कार्रवाई कर सकें। पावर के लिहाज से देखा जाए तो मुहाफिज 5 में 4.5 लीटर V8 टर्बो डीजल इंजन इंस्टॉल है जो तकरीबन 202 हॉर्स पावर पैदा करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 4x4 ड्राइवर सिस्टम मौजूद है जो इसे रेत, पथरीले रास्तों और दुश्वार गुजार इलाकों में भी काबिल एतमाद बनाता है। गाड़ी में एयर कंडीशनिंग, राइफल रैक्स, सर्च लाइट। तो लिटरली 3-4 न्यूज के साथ हम लोग आए हैं। पहला तो ये न्यूज के साथ आएंगे, जो तुर्की का कान टैक्सी टेस्ट है ना, वो शायद अकम्प्लिश हो चुका है पाकिस्तान में। उसमें ये है कि जो टर्की है वो अपना शायद 5th जनरेशन की जेट पाकिस्तान को देगा। एक चीज ये आई है, और दूसरी चीज जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान के VR व्हीकल है वो सूडान में देखने के लिए मिली है। एग्जैक्टली, और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है Su-57 को। ये चीज भी बहुत शॉकिंग है। बाकी तो हम एक वीडियो देखते हैं कि बाद में पता लगेगा। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल की, जिसका काफिला हमें सूडान के खर्तूम शहर में जाता हुआ एक फुटेज में नजर आया है। आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान और सूडान का $1.5 बिलियन का दफाई मुआहदा तय पाया है। फिर 3 महीने बाद ये खबर भी सामने आई कि सऊदी अरब की वजह से वो एग्रीमेंट ऑन होल्ड है, यानी आर्जी तौर पर रुक गया है। लेकिन अब सूडान में इतनी सारी पाकिस्तानी मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल्स को देख के लगता है कि वो मुआहदा खामोशी से जारी है। पाकिस्तान और सूडान के बीच जो डिफेंस डील हुई थी, इनिशियली यही बताया गया था कि इसमें कराक्रम लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, सुपर मशाक, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, थंडर फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और कामिकाज़े ड्रोन्स शामिल थे। ताहम तब मुहाफिज 5 जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स की कोई बात सामने नहीं आई थी। तो हो सकता है ये डील उसी मुआहदे का हिस्सा, और ये भी हो सकता है कि ये कोई अलग से दफाई मुआहदा हुआ हो। ताहम मुहाफिज का सूडान में नजर आना इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री दिन ब दिन आलमी मार्केट में अपनी जगह बना रही है। दोस्तों, इस गाड़ी को हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला ने टोयोटा लैंड क्रूजर्स LC79 के मजबूत 4x4 चेसिस पर तैयार किया है ताकि ये शहरी इलाकों, सरहदी गश्त, एंटी टेररिज्म कार्रवाइयों और हसास तनसीबात की हिफाजत जैसे मुश्किल मिशंस में मौसर कारकर्दगी दिखा सके। इसके सस्पेंशंस और ब्रेकिंग सिस्टम को खसूसी तौर पर अपग्रेड किया गया है ताकि इजाफी आर्मर के वजन के बावजूद गाड़ी हर किस्म के रास्तों पर बेहतर अंदाज में चल सके। मुहाफिज 5 की सबसे अहम खसूसियत इसका B6 लेवल बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है, जो अमले को क्लाशनकोव और G3 जैसे 7.62 मिलीमीटर राइफलों की आम गोलियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशे, मजबूत बख्तरबंद बॉडी, फ्यूल टैंक और बैटरी के लिए इजाफी हिफाजती इंतजामात शामिल किए गए हैं ताकि हमले की सूरत में गाड़ी की बका और अमले की हिफाजत के इम्कानात बढ़ जाएं। इस गाड़ी में नस्ब रन फ्लैट टायर इसे आम आर्मर्ड गाड़ियों से मुमताज़ बनाते हैं। अगर टायरों को गोली लग जाए और वो पंक्चर भी हो जाएं, तब भी मुहाफिज 5 तकरीबन 50 किलोमीटर सफ़र जारी रख सकती है, जिससे एहलकार ख़तरनाक इलाके से महफूज मकाम तक पहुँच सकते हैं। ये खसूसियत एम्बुश या अचानक हमले की सूरत में इंतहाई अहम समझी जाती है। मुहाफिज 5 में कमांडर और ड्राइवर समेत 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इसकी छत पर 360 डिग्री घूमने वाली गन्स शील्ड नस्ब की जा सकती हैं, जिससे गन्स हर सिमत में निगरानी और फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा गाड़ी में मुतअद्दिद फायरिंग पोर्ट्स और बुलेट प्रूफ व्यू ग्लासेस दिए गए हैं ताकि अंदर मौजूद एहलकार गाड़ी से बाहर निकले बगैर ही अपने दफा में मौसर कार्रवाई कर सकें। पावर के लिहाज से देखा जाए तो मुहाफिज 5 में 4.5 लीटर V8 टर्बो डीजल इंजन इंस्टॉल है जो तकरीबन 202 हॉर्स पावर पैदा करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 4x4 ड्राइवर सिस्टम मौजूद है जो इसे रेत, पथरीले रास्तों और दुश्वार गुजार इलाकों में भी काबिल एतमाद बनाता है। गाड़ी में एयर कंडीशनिंग, राइफल रैक्स, सर्च लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और दीगर ऑपरेशनल सहूलियात भी शामिल की जा सकती हैं, जिससे ये तवील मिशंस के लिए मौजू प्लेटफॉर्म बन जाती है। मुख्तसरन मुहाफिज 5 सिर्फ एक बख्तरबंद गाड़ी नहीं बल्कि एक जदीद सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें तहफ़्फ़ुज़, नक़्ल हरकत और जंगी इस्तेदाद को यकजा किया गया है। यही वजह है कि यह गाड़ी फ़ौज, नीम फौजी दस्तों और कानून नाफिज करने वाले अदारों की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ पाकिस्तान की मकामी दफाई सनत की बढ़ती हुई सलाहियतों की भी इकासी करती है। दोस्तों, रूस अब ईरान को सैटेलाइट सर्विलेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस दे रहा है जो अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ जंग में तेहरान की मदद कर रहा है। 2026 के मिडल ईस्ट एयर वार में ये रिपोर्ट सामने आई है कि रूसी सैटेलाइट्स ईरानियों को अमरीकी अड्डों, जहाज़ों, रेडार्स
اور کمیونیکیشن کی لوکیشن بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے میزائل اور ڈرون اٹیکس کو زیادہ درست بنا سکیں۔ ایران کے اپنے سیٹلائٹس محدود ہیں، جیسے خیام جو 2022 میں روسی راکٹ سے لانچ ہوا تھا، لیکن اس کی رینج اور ری وزٹ فریکوینسی کافی نہیں ہے۔ روس کے پاس آپٹیکل، ریڈار اور الیکٹرانک انٹیلیجنس سیٹلائٹس کا بڑا نیٹ ورک ہے جو کلاؤڈ یا اندھیرے میں بھی تصاویر دے سکتا ہے اور ریڈار یا ریڈیو سگنلز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس سے ایران کو پتہ چل جاتا ہے کہ امریکی طیارے کب اڑ رہے ہیں، ریڈار کب آن ہے یا سپلائی روٹس کہاں ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ وہ 100% یقین رکھتے ہیں کہ روس نے خلیج کے امریکی اڈوں کی تصاویر ایران کو شیئر کی جو مارچ کے حملوں سے پہلے دیکھی گئیں۔ روس اس بات کی تردید کرتا ہے اور اسے جھوٹی خبر کہتا ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پیوٹن کی اس یقین دہانی پر بھروسہ ظاہر کیا ہے کہ روس ایران کو ہتھیار نہیں بیچ رہا، مگر ڈیفنس سیکریٹری نے کہا ہے کہ روس اور چین ایرانی سرگرمیوں کو مختلف سطحوں پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ایران کو الیکٹرانک وارفیئر میں بھی مدد دیتی ہے، کیونکہ امریکی طیاروں اور گائیڈڈ میزائلوں کے سگنلز کو پہچان کر جیمنگ یا ڈسیپشن ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سے امریکی فورسز کو اپنے ایئر فیلڈز، ٹینکرز اور لاجسٹکس کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے اور فلائٹ پروفائلز تبدیل کرنے پڑتے ہیں، جس سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ روس اور ایران کا یہ رشتہ دو طرفہ ہے۔ ایران نے روس کو شاہد ڈرونز دیے تھے جو یوکرین میں استعمال ہوئے، اور اب روس سیٹلائٹس ڈیٹا واپس دے رہا ہے۔ یہ براہ راست لڑائی میں حصہ لیے بغیر ایران کی مزاحمت بڑھاتا ہے۔ اگر یہ سپورٹ جاری رہی تو امریکی آپریشنز میں مزید احتیاط اور وسائل کی ضرورت پڑے گی، جبکہ ایران اپنے میزائل سٹاک کو بہتر طریقے سے بچا سکتا ہے۔ یہ جنگ کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے کیونکہ اب صرف مقامی فورسز نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کی انٹیلیجنس بھی میدان میں ہے۔ دوستو، بھارت نے روس کے سو-57 اسٹیلتھ فائٹر کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ڈیفنس سیکریٹری راجیش کمار سنگھ نے جولائی 2026 کے آخر میں کہا ہے نئے سخوئی ویریئنٹس پر کوئی سوچ نہیں ہے اور موجودہ سو-30 MKI بیڑے کو اپ گریڈ کیا جائے گا جو لائسنس کے تحت ہندوستان میں بنتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ خود انحصاری کی طرف بڑھا جا سکے اور روسی ڈیپینڈنسی اور سینکشنز کے خطرات سے بچا جا سکے۔ اب سپر سخوئی اپ گریڈ کے ذریعے تقریباً 260 جہازوں کو 4.5 جنریشن سطح پر لایا جائے گا، جس میں انڈیجنس ایسا ریڈار، جدید الیکٹرانک وارفیئر سوٹ، ایویونکس اور لانگ رینج ویپنز شامل ہوں گے۔ روس نے سو-57E پیش کیا تھا جس میں 36 سے 40 جہاز، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مقامی اسمبلی کی پیشکش تھی۔ ساتھ ہی AL-41 انجن اور AMCA میں بھی مدد کا وعدہ بھی شامل تھا، مگر ہندوستان نے ماضی کے FGFA پروجیکٹ کی ناکامی یاد رکھتے ہوئے انکار کر دیا ہے، جہاں 2007 سے 2018 تک ڈیولپمنٹ میں تاخیر، لاگت میں اضافہ اور سورس کوڈ نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ ختم ہو گیا تھا۔ اب توجہ ملٹی رول فائٹر ایئرکرافٹ پروگرام پر ہے، جس میں اضافی رافیل طیارے خریدے جا سکتے ہیں اور انڈیجنس ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئرکرافٹ یعنی کہ AMCA پر، جو بھارت کے مطابق حقیقی 5th جنریشن اسٹیلتھ کیپیبلٹی دے گا۔ دوستو، ترکی کے مقامی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کان کے نئے پروٹوٹائپ P1 نے پاورڈ ٹیکسی ٹیسٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹیسٹ کے دوران سپورٹ گاڑیاں بھی اس کے ساتھ موجود تھیں تاکہ انجن، بریک، سٹیئرنگ اور دیگر اہم نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ پروگرام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے کیونکہ اس سے قبل P0 ڈیمونسٹریٹر نے 2024 میں اپنی پہلی مختصر پروازیں مکمل کی تھیں۔ نئے P1 پروٹوٹائپ میں پہلے ماڈل کے مقابلے میں کئی بہتریاں کی گئی ہیں، جن میں زیادہ بہتر ایروڈائنامک ڈیزائن، کم ریڈار سگنیچر، فیول، اندرونی ہتھیاروں اور جدید الیکٹرانک سسٹمز کے لیے زیادہ جگہ شامل ہے۔ توساس کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق P1 آئندہ چند ماہ میں اپنی پہلی پرواز مکمل کر سکتا ہے، جبکہ منصوبہ یہ ہے کہ 2026 کے اختتام سے پہلے P1 اور P2 دونوں پروٹوٹائپس فضائی آزمائشیں شروع کر دیں۔ دوستو، کان ترکیے کا 5ویں جنریشن کا ملٹی رول اسٹیلتھ فائٹر ہے جسے مستقبل میں ترک فضائیہ کے F-16 طیاروں کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ 2019 میں F-35 پروگرام سے خارج ہونے کے بعد ترکیے نے اس منصوبے کی رفتار مزید تیز کر دی ہے تاکہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری حاصل کی جا سکے۔ ابتدائی پروٹوٹائپس امریکی ساختہ F-110 انجن استعمال کریں گے، جبکہ مستقبل میں انہیں ترکیے کے مقامی طور پر تیار کیے جانے والے TF-35 انجن سے لیس کرنے کا منصوبہ ہے، جس کی تیاری آئندہ دہائی کے آغاز میں متوقع ہے۔ تقریباً 21 میٹر لمبا یہ جدید لڑاکا طیارہ ماک 1.8 کی رفتار حاصل کرنے، 55,000 فیٹ اونچائی تک پرواز کرنے اور اپنے ہتھیار اندرونی ویپن بے میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے اس کی اسٹیلتھ خصوصیات مزید بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس میں جدید ایسا ریڈار،
इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, बगैर पायलट ड्रोन्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस करने की सलाहियत भी शामिल की जा रही है। शानदार तुर्की का हदफ है कि 2028 तक इस तैयारे की पहली खेप अपनी फ़ज़ाइया के हवाले कर दी जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कान को खासी तवज्जो हासिल हो रही है। इंडोनेशिया तकरीबन $10 अरब मालियत के 48 तैयारों की ख़रीदारी पर इत्तफ़ाक़ कर चुका है, जबकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र और कई दीगर ममालिक भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर आइंदा हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट और पहली परवाज़ कामयाब रहती है तो कान आलमी दफ़ाई मार्केट में अमरीका, रूस और चीन के स्टेल्थ फाइटर्स के मुतबादिल के तौर पर एक मजबूत नया ऑप्शन बन सकता है। अब सबकी नज़रें इसकी पहली परवाज़ पर हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम का सबसे अहम संग मिल साबित होगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ नई वीडियो में। यार देखा जाए ना, हम लोगों को इसमें से 3-4 चीजें पता लगी। एक तो ये कि जो इंडिया ने है रिजेक्ट कर दिया है Su-57 को, और दूसरी ये है कि तुर्की और जो इसमें पाकिस्तान है उसमें एक एग्रीमेंट हो रहा था कान टैक्सी करके, वो अकम्प्लिश शायद हो सकता है। और अगर ये अकम्प्लिश हो गया तो 5th जनरेशन का वो जेट है, तो देखा जाए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। और तीसरी चीज हम लोगों को ये पता लगी कि पाकिस्तान के मुहाफिज ये थे आर्मर्ड व्हीकल है, वो सूडान में दिखने के लिए मिले, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत तरक्की की चीज है। आप सोचिए, जो पाकिस्तान है इस लेवल की डेवलपमेंट कर रही है कि उसके जो व्हीकल है वो आपको सूडान में दिखने के लिए मिल रहा है। तो देखा जाए पाकिस्तान यार बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है मिलिट्री वाइज, तो और ये अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी जो दूसरे नेशन है उनके साथ अच्छे कर रहा है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें इस जेट्स की और बाकी चीज़ों की, तो मतलब ये लोग ये मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बाकी कंट्रीज जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की पहली वो चाहिए कि वो कब मतलब लॉन्च हो, कब वो हाँ। सब वेट कर रहे हैं। अब अगर हो जाता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इसको करने के लिए। और एक और चीज भी हम लोगों को पता लगी कि कैसे जो रशिया है और इटली में है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात सॉरी रशिया और ईरान में वो कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, वो भी हम लोगों को पता चला था। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।